नमस्कार दोस्तों। आज हम W.H. ऑडेन की एक बहुत ही पावरफुल और दिल को छू लेने वाली पोम रेफ्यूजी ब्लूज को समझेंगे। ये वीडियो खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम इस पोम का लाइन बाय लाइन एक एक डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम इस सफ़र में क्या क्या कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे पोएट और उस वक्त के हालात से। फिर हम पोएम के थीम्स में गहराई से उतरेंगे, जैसे कि अपना वतन खो देने का दर्द, समाज का उन्हें नकारना, इंसानियत और कुदरत के बीच का फ़र्क। और फिर धीरे धीरे हम इस पोएम के चिलिंग एंड तक पहुंचेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी पोएम को अच्छे से समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसे लिखने वाला कौन था और किस दौर में लिखा गया था। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं विस्टन ह्यू ऑर्डन, जिनको हम W.H. ऑर्डन के नाम से जानते हैं। 20th सेंचुरी के आप कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पोइट्स में से एक। उनका जन्म 1907 में हुआ और उनकी लिखी भी बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट, उतनी ही पावरफुल हैं। आपको पता है, ऑर्डन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पोएट्री के प्रोफेसर भी थे। उनकी पोएम्स में आपको आयरनी यानी व्यंग, कंपैशन यानी करुणा और विट यानी हाजिर जवाबी सब मिलेगा। अब इस पोएम के बारे में एक खास बात है, ये एक बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। बैलेड क्या होता है? सोचो, एक गाने जैसा जो एक कहानी सुनाता है, और अक्सर ये कहानियां दुखद होती हैं। और इस पोएम के टाइटल में जो ब्लूज शब्द है वो भी इसी दुख, इसी उदासी को दिखाता है, जैसे ब्लूज म्यूजिक होता है, दर्द भरा। चलिए अब सीधे पोएम की दुनिया में चलते हैं। पोएम के जो पहले 3 स्टैंजाज हैं वो रेफ्यूजीज की सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी प्रॉब्लम को हमारे सामने रखते हैं। और वो प्रॉब्लम है एक घर का ना होना, एक ऐसी जगह का छिन जाना जिसे वो अपना कह सके। पहली ही लाइन एक बहुत बड़े कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास से शुरू होती है। से दिस सिटी हैज 10 मिलियन सोल्स, सम आर लिविंग इन मैंशंस, सम आर लिविंग इन होल्स, येट देयर इज नो प्लेस फॉर अस माय डियर, येट देयर इज नो प्लेस फॉर अस। सोचिए, एक शहर जिसमें 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग रहते हैं, कुछ आलीशान महलों में तो कुछ बिल्कुल छोटे छोटे घरों में, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में भी स्पीकर कहता है हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ये लाइन का दोहराव उस बेबसी को और गहरा कर देता है। अगला स्टैंजा उस दर्द को सामने लाता है जब आपका अपना देश सिर्फ एक तस्वीर, एक नक्शा बनकर रह जाता है। Once we had a country and we thought it fair. Look in the atlas and you'll find it there. We cannot go there now, my dear. We cannot go there now. वो कहते हैं कि कभी हमारा भी एक देश हुआ करता था। आप उसे एटलस में ढूंढ सकते हैं, वो वहाँ है, लेकिन हम अब वहाँ जा नहीं सकते। कितनी अजीब और तकलीफदेह बात है ना, कि आपका घर है पर आप उसमें जा नहीं सकते। यहाँ ऑर्डन एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन दर्दनाक कंपैरिजन करते हैं। In the village churchyard, there grows an old yew. Every spring it blossoms anew. Old passports can't do that, my dear. Old passports can't do that. एक पुराना yew tree है जो हर साल बाहर आने पर फिर से खिल उठता है, उसमें नई जान आ जाती है। लेकिन उनके जो पुराने पासपोर्ट्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। वो बेजान कागज़ के टुकड़े हैं। पासपोर्ट जो उनकी आइडेंटिटी था, उनकी पहचान था, अब वो उन्हें नई जिंदगी नहीं दे सकता, जैसे कुदरत उस पेड़ को देती है। तो अब तक आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, हर स्टैंजा की आखिरी लाइन रिपीट हो रही है ना, जैसे माय डियर वी कैनॉट गो देयर नाउ। इस टेक्निक को लिटरेचर में रिफ्रेन कहते हैं। इस रेपिटेशन से होता क्या है, एक तो ये पोएम को एक गाने जैसी फीलिंग देता है, और दूसरा ये उस दुख, उस बेबसी पर बार बार जोर देता है। यही तो ब्लूज़ है, एक ही दर्द का बार बार एहसास हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पोम अब सिर्फ बेघर होने के दर्द से आगे बढ़कर उस दुनिया की तरफ देखती है जो उन्हें अपनाने से इनकार कर रही है। ये स्टैंजाज उस बेरहमी को दिखाते हैं जहां उन्हें कदम कदम पर रिजेक्शन मिलता है। इस स्टैंजा को देखिए। द कॉन्सल बैंग्ड द टेबल एंड सेड, इफ you've got no passport you're officially dead. But we are still alive, my dear. But we are still alive. कॉन्सल यानी जो सरकारी अफसर है, वो गुस्से में टेबल पीटकर कहता है कि पासपोर्ट के बिना तुम ऑफिशियली डेड हो, कागजों पर तुम मर चुके हो। लेकिन सच्चाई क्या है? बट वी आर स्टिल अलाइव। ये लाइन सरकारी सिस्टम की अंधी बेरहमी को दिखाती है कि इंसान जिंदा है, सांस ले रहा है, पर सिस्टम के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर वो एक कमेटी के पास जाते हैं, शायद मदद की उम्मीद में। और वहाँ क्या होता है? Went to a committee, they offered me a chair, asked me politely to return next year. But where shall we go today, my dear? But where shall we go today? उन्होंने कुर्सी दी, आराम से बैठाया और बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही नर्म दिली से कहा कि
अगले साल आना। ये पोलाइट रिजेक्शन सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। उनकी जरूरत तो आज की है, अभी इस पल उन्हें सर छुपाने की जगह चाहिए। सवाल वही का वही है, आज कहा जाए। सरकार से, कमेटी से निराश होकर वो एक पब्लिक मीटिंग में जाते हैं। शायद आम लोगों से कोई हमदर्दी मिले, लेकिन वहां का स्पीकर क्या कहता है? इफ वी लेट देम इन, दे विल स्टील आवर डेली ब्रेड। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी, माई डियर। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी। सोच के देखिए, उन पर सीधा इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो आएंगे तो हमारी रोजी रोटी छीन लेंगे। उन्हें इंसान नहीं, एक खतरा समझा जा रहा है। और सबसे चोट पहुंचाने वाली बात, ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी। वो भीड़ में बैठे हैं और उन्हीं के बारे में ये बातें हो रही हैं। अरब पोएम अपने सबसे अंधेरे, सबसे डरावने मोड़ पर आती है। Thought I heard the thunder rumbling in the sky. It was Hitler over Europe saying they must die. We were in his mind, my dear. We were in his mind. आसमान में जो गरज है वो बादलों की नहीं है, वो यूरोप पर मंडराता हिटलर का आतंक है, जो चीख चीख कर कह रहा है इन्हें मरना होगा। यहाँ पोएम साफ साफ इशारा करती है उन जर्मन जूस की तरफ जो नाजी जुल्म से बचकर भाग रहे थे। उनका दुश्मन कोई कमिटी या भीड़ नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम, एक डिक्टेटर था जिसके दिमाग में उन्हें खत्म करने का जुनून सवार था। अब पोएम का फोकस बदलता है। ऑर्डिन अब इंसानों की इस बेरहमी की तुलना कुदरत और जानवरों से करते हैं, ये दिखाने के लिए कि इंसान कितना गैर कुदरती, कितना अमानवीय हो गया है। ये स्टैंजा सुनिए, इसका आयरनी आपको हिला कर रख देगा। Saw a poodle in a jacket fastened with a pin. Saw a door opened and a cat let in. But they weren't German Jews, my dear. But they weren't German Jews. एक पूडल, एक कुत्ता, जैकेट पहने हुए है। एक बिल्ली के लिए दरवाज़ा खोला जाता है ताकि वो अंदर आ सके। लेकिन ये लोग, इनके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। क्यों? क्योंकि वो जर्मन जूज नहीं थे। सोचो, एक समाज जहाँ जानवरों को इंसानों से ज़्यादा इज्जत और पनाह मिल रही है, ये इंसानियत पर कितना बड़ा सवाल है। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। यहाँ ये कंट्रास्ट बिल्कुल साफ दिख रहा है। एक तरफ हैं ह्यूमन रेफ्यूजीज जिनके लिए हर दरवाज़ा बंद है, और दूसरी तरफ हैं एनिमल्स जिनकी देखभाल हो रही है, उन्हें घर के अंदर बुलाया जा रहा है। ऑर्डन इस कंपैरिजन से हमसे पूछते हैं कि हमने अपनी इंसानियत कहाँ खो। और ये सिलसिला आगे जारी रहता है। सॉ द फिश स्विमिंग एज इफ दे वर फ्री, वॉक्ड थ्रू अ वुड, सॉ द बर्ड्स इन द ट्रीज, they had no politicians and sang at their ease. They want the human race, my dear. They want the human race. मछलियाँ आज़ादी से तैर रही हैं, पंछी आराम से गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके कोई पॉलिटिशियंस नहीं थे। उनकी दुनिया में बॉर्डर्स, पासपोर्ट्स, नफ़रत ये सब नहीं है। वो इंसान नहीं है, इसीलिए वो आज़ाद हैं। ये लाइन कितनी दुखद है कि इंसान होना ही एक सज़ा बन गया है। अब हम पोअम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ हम एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी कोशिश देखते हैं, भले ही वो सिर्फ एक सपने में हो। एक सपना देखता है। Dreamed I saw a building with 1,000 floors, 1,000 windows and 1,000 doors. Not one of them was ours, my dear. Not one of them was ours. क्या इमेज है! हजारों मंजिलों की एक इमारत, हजारों दरवाजे, हजारों खिड़कियां, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, इतने सारे घर। पर सपना टूटता है इस सच्चाई के साथ कि उनमें से एक भी दरवाज़ा उनके लिए नहीं खुलता। सपने में भी उनके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ आके उम्मीद बिल्कुल दम तोड़ देती है। और अब पोम का आखिरी स्टैंजा, वो स्टैंजा जो इस पूरी कहानी को एक ऐसे अंजाम पर लाता है जहाँ कोई उम्मीद नहीं बचती, सिर्फ ठंडा, बेरहम सच। आखिरी इमेज देखिए। Stood on a great plain in the falling snow, 10,000 soldiers marched to and fro, looking for you and me, my dear, looking for you and me. एक बहुत बड़ा खुला मैदान है, बर्फ गिर रही है, सब कुछ ठंडा और सुनसान है, और वहाँ 10,000 सिपाही चल रहे हैं। लेकिन वो उन्हें बचाने नहीं आए हैं, वो उन्हें ढूंढ रहे हैं, उनका शिकार करने आए हैं। पोएम यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है, इस एहसास के साथ कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। They are being hunted. ये है रेफ्यूजी ब्लूज का अंजाम। तो पूरी पोम समझने के बाद ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। पोम का टाइटल है रिफ्यूजी ब्लूज। अब आप सोचिए कि कैसे हर एक स्टैंजा लाइन बाय लाइन उस ब्लूज वाली फीलिंग को, उस गहरे दुख और हार जाने के एहसास को बिल्ड करता है। इस पर ज़रूर विचार कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।